Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, and under module 7 Criteria and Sources of Identifying Research Problem, we are going to deal review of literature. By the end of this lectures, you can develop the potency, define what a review of literature is and explain its significance, differentiate between types of literature reviews, identify key sources and steps involved in conducting a literature review, critically evaluate existing literature for relevance and credibility, synthesize existing knowledge to formulate research gaps and direction. So it will give to exposure and understanding about the review of literature. A review of literature or a review of related literature is a critical summary and synthesis of previous research relevant to a specific topic or research question. Review of related literature or literature, because first we are not saying that related literature. Review of literature is a critical summary and synthesis of previous researches relevant to a specific topic or research question. जब हमारे दिमाग में कोई भी प्रश्न चलता है या प्रश्न उठता है तो वो प्रश्न ही हमें मूव ऑन कराता है कि वी गो फॉर द रीडिंग एंड रीडिंग. तो जब हम रीडिंग के लिए मूव ऑन करते हैं और एसोसिएट विद दैट पर्टिकुलर कंटेंट, उससे संदर्भित जो विषय वस्तु है उसको हम पढ़ते हैं, तो दैट विल कंसीडर एज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. And that can be research article, that can be others writings, books में वो writing हो सकती हैं, न्यूज़पेपर में वो writing हो सकती हैं, या कहीं ब्लॉग्स पे हो सकता है. फिर जहाँ भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से हम जो जब लिटरेचर को पढ़ते हैं तो दैट इज़ कंसिडर एज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो ये एक तरीके से क्रिटिकल समरी प्रेजेंट करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च, जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है या रिसर्चेज जो हुई हैं उनके अबाउट रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक टॉपिक. और यहाँ बात करें स्पेसिफिक टॉपिक, चूँकि हम जब कोई रीडिंग करने जाएंगे और हमें कोई प्रश्न दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स दैट क्वेश्चन विल डायरेक्ट टू अस इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड. जैसे मुझे लगा कि आज क्या सच में अगर कह सकते हैं कि जो हम साइंस के फील्ड, मेडिसिन के फील्ड में बात करें, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनइफेक्टिव होती जा रही हैं. अरे ये कैसे? तो इट मीन्स आवर रीडिंग विल बी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड that will be framed under the antibiotics, effect of antibiotics. तो वो रिसर्च क्वेश्चन से स्पेसिफिक टॉपिक से एसोसिएट होके ही काम होगा, तो रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चंस. तो इसलिए जब भी हम रिव्यू लिटरेचर के लिए जाते हैं तो इसका मतलब वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. हम किसी टॉपिक से एसोसिएट होके काम करते हैं या किसी प्रश्न को दिमाग में रखकर रिव्यू करते हैं. तो इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर द करेंट स्टडी, आइडेंटिफाइज गैप्स एंड प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. और जब रिव्यू की बात करेंगे तो ये जो हम करंट में स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए फाउंडेशंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एक गैप को आइडेंटिफाई करता है जिसे हम नॉलेज गैप कहते हैं. दैट आवर रिसर्च work will be based on that. It provides a foundation. Foundation का मतलब कि वहाँ पे जब रिसर्च गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा, नॉलेज गैप आइडेंटिफाई होगा, तो उसी गैप को आधार बनाकर हम मूव ऑन करेंगे. तो therefore it provides a foundation for the current study and it prevents duplication of efforts. और जब रिव्यू करते हैं तो जो प्लानिंग हमारे दिमाग में है, ऐसा तो नहीं है कि somebody has already covered that topic. किसी व्यक्ति ने उस काम को, कुछ व्यक्तियों ने या किसी व्यक्ति ने क्या लाइक दैट वर्क्स को पे काम किया है. अगर किया है तो वो फिर हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज दैट विल बी डुप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्क एंड दैट विल बी वर्थलेस.
वो हमारे एफर्ट को बचाने का भी प्रयास करता है, क्योंकि हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि व्हाट इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो विद द हेल्प ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर वी कैन नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज ट्रेंड इन द पर्टिकुलर फील्ड, research field also. So a literature review is an account of what? A literature review is an account of what has been published on a topic by accredited scholars and researchers. Accredited scholars and researchers. तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स. तो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, स्कॉलर्स राइटिंग भी लिख रहा है. तो ऐसा नहीं है कि केवल रिसर्चर्स की ही बात कर रहे हैं. जितनी भी राइटिंग्स हैं दैट आर कंसिडर अंडर द एकेडमिक राइटिंग्स, वो किसी एडिटोरियल में आ रहा है, या हो सकता है उसने कुछ किताबें लिखी हैं, या कोई पेपर लिखा हुआ है, या कोई अपना राइटिंग को पब्लिश कराया है. तो ऑल थिंग्स कैन बी कंसिडर एज द हियर. So therefore a literature review is an account of what has been published. That is indicated that what has been published. It means that is in knowledge domain. वो ज्ञान जो है वो knowledge domain में है, और knowledge domain में है, it means that is already in existence on a topic by accredited scholars and researchers. तो इसको अब आगे बात करें तो what is the purpose and importance of literature review? First one establishes the context. It helps to place our research in a broader scholarly context. Establishes the context. It means it helps to place our research in a broader scholarly context. जो हम सोच रहे हैं काम, उसको वो strengthen करता है broader scholarly context में. एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने उभर कर आता है जिसमें हमारे वर्क को एक इंपॉर्टेंस मिलने जा रही है. आइडेंटिफाइज रिसर्च गैप्स. इट रिवील्स व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट रिमेन्स टू बी एक्सप्लोर. यहां पे कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के ही थ्रू हमें ये पता चलता है कि व्हाट हैज बीन डन, क्या हो चुका है और क्या होना है, व्हाट रिमेन्स टू बी एक्सप्लोर, किसको हमें आगे जो अनकवर्ड है, कवर्ड है, उसको अनकवर करना है. तो दिस इज देयर रिफाइंस रिसर्च क्वेश्चंस. और जो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न चल रहे थे ऐसे ही उलूल जुलूल जिसे कहते हैं, जो मैनर्ड वे में नहीं थे, अनमैनर्ड थे, उसको ये मैनर्ड वे में प्रेजेंट करता है. क्योंकि हमने तो केवल सोच लिया, लेकिन सोच लिया तो क्या वो रिसर्चेबल था? जो हमने सोचा वो रिसर्चेबल था? अगर नहीं था तो हाउ वी शुड क्रिएट द क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द रिसर्च. हम रिसर्च के लिए कैसे, क्या प्रश्न बनाएं जिससे कि हमें आगे बढ़ने में मदद मिले, क्योंकि वो प्रश्न ही हमारे लिए आधार बनेगा आगे मूव ऑन करने के लिए. तो नेक्स्ट वन, प्रिवेंट्स redundancy. Yes, it avoids duplication of studies by knowing what has already been established. तो इस तरीके से वो डुप्लीकेसी के लिए आगे बढ़ने में से रोकता है. तो इट प्रिवेंट्स redundancy. अब बात करें कि जो लिटरेचर रिव्यू है उसके भी प्रकार हैं. ये भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नैरेटिव रिव्यू, इसका डिस्क्रिप्शन अगर बात करें तो इट समराइजेज एग्जिस्टिंग लिटरेचर विदाउट अ सिस्टमेटिक रिसर्च स्ट्रेटजी. उसका नरेशन हमें मिल जाता है समराइजिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर विदाउट, लेकिन वहां पे सिस्टमेटिक सर्च स्ट्रेटजी नहीं होती. बट इट इज यूजफुल फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि रिव्यू करने से केवल हम रिसर्च में ही नहीं बढ़ते, लेकिन हमारी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है. ओ, दिस वर्क इज लाइक दिस, वी आर गेटिंग द नरेशंस अबाउट दैट व्हाट वी हैव, बट देयर क्लियर पिक्चर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस.
तो दैट विल मेक more confident about that work. So we go when we go with the narrative review, it strengthen the conceptual understanding. जो भी किसी भी कॉन्सेप्ट की जो एक अच्छी समझ है वो नैरेटिव रिव्यू से बनती है. जो विभिन्न लोगों ने उस पे काम किया है वो हमें एक अच्छी समझ देती है. ओके, दिस इज दिस एंड वी कैन आल्सो सी लाइक दिस. तो वो एक बेहतर हमारा समझ विकसित होता है उस कॉन्सेप्ट के अबाउट. सेकेंड वन, सिस्टमेटिक रिव्यू. और इसका डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं. फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्री डिफाइंड मेथडोलॉजी टू मिनिमाइज बायसेस एंड यूज्ड इन मेटा एनालिसिस आर एविडेंस बेस्ड रिसर्च. तो हम जब रिसर्च के अंदर अपनी रिव्यू को लिखते हैं तो वो रिव्यू सिस्टमेटिक रिव्यू होती है. तो फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्री डिफाइंड मेथडोलॉजी टू मिनिमाइज बायसेस. तो हमारा एफर्ट यही होता है कि हमें एक इंसाइट मिले जिससे कि हम पता चले कि व्हाट वाज देयर एंड हाउ वी शुड प्रोसीड, हम आगे कैसे बढ़ना चाहिए. तो वहाँ से कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस फ्रेमिंग के लिए इवन फ्रॉम द फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ये सेकेंड फेज का जो कह सकते हैं कि उसमें हाइपोथेसिस से शुरू होगी, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाएं वो भी हम पहले फेज में सीख सकते हैं. हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, व्हाट शुड बी मेथडोलॉजी, how to develop the tools, how to analyze the data, what should be presentation styles, everything we can get from the literature review. क्योंकि हमें पता नहीं कुछ भी, nothing we have know. लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को जानते हैं, हम किसी चीज़, अगर हमें मकान बनाना है तो हम किसी मकान को देखें तो कि मकान बनता कैसे, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस या होम. तो देयरफॉर हाउएवर वी विल नॉट गो एंड एनालाइज द एग्जिस्टिंग थिंग्स, वी कैन नॉट मूव ऑन विद पर्सपेक्टिव और वी कैन से राइट पर्सपेक्टिव. तो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड दैट वी गो फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड गेट द बेसिस फॉर अस एंड दैट विल गिव अस insight or perspective to move on. हमें वो एक ऐसा समझ देगा. तो इसलिए रिव्यू कह सकते हैं कि रिव्यू जो सिस्टमेटिक रिव्यू है वो हमारे पास एक ऐसी परसेप्शन डेवलप करता है जिसके बिहाफ हम आगे बढ़ सकते हैं. और इसीलिए इसका यूज जो है यूज्ड इन मेटा एनालिसिस और एविडेंस बेस्ड रिसर्च. एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए मूव ऑन करते हैं. फिर इंटीग्रेटिव रिव्यू combines data from theoretical and empirical literatures. यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट करके हम theoretical और empirical जो literature है दोनों को combined करते हैं और उसके आधार पे broad topics with various methodology. तो जो various methodology के साथ भी कुछ concept जा सकते हैं उनके साथ हम move on कर सकते हैं. Meta analysis, इसके लिए भी review होते हैं. Statistical techniques to integrate result from multiple studies. This is the concept of meta analysis. तो जो वेरियस स्टडीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज़. तो क्वांटिटेटिव सिंथेसिस के लिए हम मूव ऑन कर सकते हैं. स्कोपिंग रिव्यू मैप्स द की कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इमर्जिंग टॉपिक्स विथ ब्रॉड स्कोप. तो यहाँ पे जो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये टॉपिक्स टाइप्स हैं, नैरेटिव, सिस्टमेटिक, इंटीग्रेटिव, मेटा एनालिसिस, स्कोपिंग, सबके अपने पर्पज हैं, सबके अपने यूज हैं. बट जो हम यूज में लाते हैं रिसर्चेज में, दैट इज सिस्टमेटिक रिव्यू. और इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्री डिफाइंड मैथडोलॉजी टू मिनिमाइज बायसेस. और रिप्लिकेशन कह सकते हैं, बायस वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, मिनिमाइज द रेप्लिकेशन. तो इस तरीके से इसके साथ हम जाते हैं. अब बात है कि व्हेन एंड व्हाई डू वी कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू. कब और क्यों हम करें. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है कि व्हेन, बिफोर फाइनलाइजिंग द रिसर्च टॉपिक. यस, रिसर्च टॉपिक
तक पहुंचने के पहले भी हम रिव्यू करते हैं, और वो रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन, टू एक्सप्लोर ब्रॉड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जब हम रीडिंग करते जाएंगे और रीडिंग करते जाएंगे, चूंकि पहला काम रिसर्च का यही है कि कोई भी रिसर्चर अपने इंटरेस्ट के एरिया में ही मूव ऑन करना चाहता है, और जब अपने इंटरेस्ट के एरिया में मूव ऑन करता है तो वो उसके सामने जब रिव्यू करता है तो खुलकर आते हैं ब्रॉड एरियाज, एक्सप्लोर ब्रॉड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, और आफ्टर दैट टू आइडेंटिफाई रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स। और जब ब्रॉडर एरियाज हमारे सामने आया तो उस ब्रॉडर एरियाज से हम एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स निकालते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप, एंड उस नॉलेज गैप के बिहाफ हम एक प्रॉब्लम प्रोपाउंड करते हैं। आफ्टर दैट टू रिफाइन एंड नैरो डाउन द टॉपिक इनटू ए स्पेसिफिक फिजिबल रिसर्च क्वेश्चन और क्वेश्चंस। तो हम फिर उसको एक नैरो डाउन करते हैं और उसको टॉपिक में फ्रेम करते हैं, और फ्रेम करके जो फिजिबल हो रिसर्च के लिए, जिस पे रिसर्च किया जा सके। समस्याएं तो बहुत हैं, बट दैट कैन बी रिजॉल्व, या देयर थियरी कैन बी प्रोपाउंड, नॉलेज कैन बी प्रोपाउंड। तो ये हमें प्रयास करने होते हैं। तो इट मीन्स कि कब करें, उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है कि बिफोर फाइनलाइजिंग द रिसर्च टॉपिक, किसी रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज करने के पहले, जैसे कि अ रिव्यू ऑफ स्टडीज ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स will help to shape a focused study on students level. So it will give an insight to frame a topic. Second, after finalizing the research topic but before designing the methodology, यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। To understand existing theories, models and frameworks, जो उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी थियरी एग्जिस्टेंस में हैं, मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो जब हम रिव्यू करेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट एंड मेजरमेंट टूल्स यूज्ड इन पास्ट रिसर्चेज, क्या पीछे वेरिएबल्स कैसे उसमें इंक्लूड किए गए, या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कैसे मेजरमेंट टूल्स वहाँ क्या थे, और क्या टूल्स पीछे यूज किए गए थे और कैसे हमारे टूल्स बनेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। टू जस्टिफाई द नीड फॉर द करेंट स्टडी बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑलरेडी नोन और अननोन। जस्टिफाई द नीड फॉर द करेंट स्टडी, उसको भी फ्रेम करने के लिए हम रिव्यू के साथ ही जाते हैं। वाई वी आर गोइंग फॉर दिस रिसर्च, तो उसको लिखने के लिए, रैशनल डेवलप करने के लिए हम रिव्यू के साथ ही लिख रहे हैं। this have done this work, this have done this work, this have done this work, but nobody have done this, consider these variables under their research, therefore we are going to consider this। तो ये डेवलप करने के लिए जस्टिफाई द नीड्स। तो यहाँ पे एग्जांपल ये कह सकते हैं कि आफ्टर चूजिंग टू स्टडी दिस, रिव्यूइंग लिटरेचर हेल्प आइडेंटिफाई टूल्स यूज्ड प्रीवियसली टू मेजर इट। तो यहाँ आफ्टर फाइनलाइजिंग द रिसर्च टॉपिक, यहाँ पे दोनों चीज़ें हम बात कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग द मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी को ही फ्रेम करने में हमारे पास मदद करता है रिव्यू ही, क्योंकि क्या मेथड्स हम अडॉप्ट करें, क्या बनाएं, कौन से टूल्स, पॉपुलेशन से सैंपल किस तरीके से निकालें, क्या सैंपल फ्रेम्स होते हैं, क्या सैंपल साइज होती है, और टूल्स कौन से यूज होंगे, और किस तरीके से डेटा एनालिसिस होते हैं, उसका डिपिक्शन कैसे होता है, क्या पिक्टोरियल डायग्राम से किस तरीके से होता है, या जो डिस्कशन किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो दैट ऑल थिंग्स कैन बी, वी गेट द आइडिया फ्रॉम द रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स इन, जैसा हमने लिखा हुआ कि इट हेल्प्स ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फाइंडिंग्स विथ प्रीवियस रिसर्च। जो फाइंडिंग्स आ रही हैं उनसे तुलना करने, और उनसे अगर कोई
अगेंस्ट में जा रहा है या कोई फेवर में जा रहा है तो उसको रिपोर्ट करने में। टू इंटरप्रेट सिमिलरिटी डिफरेंसेज एंड एनोमलीज इन रिजल्ट्स। लिटरेचर रिव्यू भी हमें स्ट्रेंथन करता है हमारी फाइंडिंग्स को या उसमें जो कमियां आती हैं। टू कॉन्टेक्चुअलाइज रिजल्ट विद इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। कॉन्टेक्चुअलाइज रिजल्ट विद इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज करंट में है उसके साथ कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाते हैं। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इन आवर डाटा माइट बी बेटर अंडरस्टूड बाय रिव्यूइंग स्टडीज विद सिमिलर कॉन्ट्राडिक्शंस। तो ये हम जो फेवर के साथ हमारे रिजल्ट के साथ फेवर में भी हैं या जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उन दोनों की सहायता से हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। It helps during final report or thesis writing to create a comprehensive background section in the thesis dissertation. इससे एक जैसे अभी बात हो रही थी इंटरप्रिटेशन की, तो उसके लिए भी सहायता मिलेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड हमें मिलता है। टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस बिटवीन योर स्टडी एंड एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स, उसके बीच में हम कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस भी विकसित हो पाता है। टू सपोर्ट योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन विथ स्कॉलरली एविडेंस। यस, जो कंक्लूजन हमारे मिल रहे हैं, रिकमेंडेशन जा रहे हैं, उसको कह सकते हैं कि जब साइटेशन के साथ हम आएंगे तो स्कॉलरली आर्गुमेंट के रूप में डेवलप होंगे। तो विथ स्कॉलरली एविडेंस द डिस्कशन चैप्टर यूजुअली साइट्स पास्ट रिसर्च टू हाईलाइट कंट्रीब्यूशन आर लिमिटेशंस। इसलिए यहाँ पे एक स्लाइड के साथ केवल रिपीट हम करना चाहेंगे। यस, इसमें जो टर्म लिख दिया है दैट इज मिस स्पेल। आफ्टर फाइनलाइज द रिसर्च टॉपिक बट बिफोर डिजाइनिंग द मेथडोलॉजी, दिस शुड नॉट बी देयर। आफ्टर फाइनलाइजिंग द रिसर्च टॉपिक, तो उसमें हम मेथडोलॉजी को भी क्लियर कर लेते हैं, जहाँ पे मेथडोलॉजी में टूल्स, what will be method, how to choose the method, which method is appropriate, उसके बाद से टूल्स क्या हो, कैसे टूल का कंस्ट्रक्शन हो, तो वो डिजाइनिंग पूरी यहीं से आफ्टर। तो 2 बार हम करते हैं रिव्यू, एक बिफोर द फाइनलाइजिंग द टॉपिक एंड आफ्टर द फाइनलाइजिंग द टॉपिक। देयरफॉर दिस इज हियर कम्युनिकेटिंग। एंड नेक्स्ट वन हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो स्टेप्स लिटरेचर रिव्यू में हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन द टॉपिक एंड स्कोप। बी स्पेसिफिक विथ कीवर्ड्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। आपको वो कीवर्ड्स रिसर्च क्वेश्चंस पहले आइडेंटिफाई कर लें, उसमें जो कीवर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको स्पेसिफिकली क्लियर कट दिमाग में रखें, यानी कि उनको स्पेसिफाई कर लें। डिफाइन द टॉपिक एंड स्कोप, कहाँ कहाँ तक वो लिमिटेड हो सकते हैं या उसका एरिया क्या हो सकता है। सेकेंड वन, सर्च फॉर लिटरेचर। यूज एकेडमिक डेटाबेस लाइक JSTOR, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, ERIC, ETC। लिटरेचर हमें ढूंढना होगा इनकी सहायता से और डेटाबेस डेवलप करना होगा। सर्च फॉर एग्जिस्टिंग थीसिस, पेपर्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, etc। तो ये लिटरेचर को हमें सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। थर्ड, इवेलुएट सोर्सेज। सोर्सेज को इवेलुएट करें, चेक द रेलेवेंस, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, द पर्पज ऑफ एग्जिस्टिंग थीसिस, पेपर्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो जिन सोर्सेज से ले रहे हैं उन सोर्सेज को भी हमें ऑथेंटिकेट करना होगा बाय द इवेल्युएशन। फिर ऑर्गेनाइज द लिटरेचर। यूज साइटेशन मैनेजर्स, जोटेरो, मेंडले टू क्लासीफाई स्टडीज थीमेटिकली और क्रोनोलॉजिकली। इनकी सहायता से हम उस लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टेप 5, सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फाइंडिंग्स, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रडिक्शंस, एग्रीमेंट्स एंड मेथोडोलॉजिकल इश्यूज। जो कंट्रास्ट फाइंडिंग है या फेवरेबल फाइंडिंग्स हैं उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हमें सपोर्ट करने के लिए हम जब रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं अपने रिसर्च की, दैट टाइम्स वी कैन यूटिलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ दैट कैटेगराइजेशन। वो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है सिंथेसाइज करके हम अलग निकाल सकते हैं।
आइडेंटिफाई कंट्राडिक्शन, एग्रीमेंट्स एंड मेथोडोलॉजिकल इश्यूज। स्टेप 6, राइट द रिव्यू। अब रिव्यू हमें लिखने की उसमें आना है कि यूज क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन टैबुलर फॉर्म। टुडेज सिनेरियो वी आर गोइंग विद द टेबल की सहायता से हम इसको प्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म। समराइज, इवेलुएट एंड कनेक्ट सोर्सेज टू योर रिसर्च क्वेश्चन। जितना भी आपने रिव्यू किया उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें जो आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उससे इंडिकेट हो सके, उससे एसोसिएट हो सके। लाइक हियर, let us assume our research topic is enhancing 21st century learning skills in secondary school students using critical digital pedagogical approach। हम कुछ काम इस तरीके से करने जा रहे हैं, तो क्या करें? We use different database to review, जैसे Google Scholars। Giving the keywords we look for paper thesis, केवल keywords डालने की जरूरत है, जैसे critical digital पेडागोजिकल अप्रोच है, तो हम लर्निंग स्किल्स एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल डिजिटल पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट को डाल सकते हैं। तो वी केयरफुली एंड क्रिटिकली रीड द स्टडी एंड नोट द पर्पस, मेथड्स एंड फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। तो इन चीज़ों को अगर सही से हम देखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो इसलिए वी शुड मूव केयरफुली एंड क्रिटिकली। और रिव्यू का मतलब ही है रीड द स्टडी एंड नोट द पर्पज, मेथड्स एंड फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। तो यही हमें काम करना है, इसी की सहायता से हमें रिव्यू डेवलप करने होंगे। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, चूंकि जो टर्म हम लोगों का टॉपिक उसमें है कि इन्हांसिंग 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स एक, और दूसरा है यूजिंग क्रिटिकल डिजिटल पेडागोजिकल अप्रोच। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे काम है, तो इसके अलाइन में हम देख सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, इंडियन स्टडीज जो हुई हैं उनको हम पहले एनालाइज करेंगे, बिकॉज वी विल डेवलप अ पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड दैट हाउ टू प्रोसीड, व्हाट इज द existence of our work in our context, Indian context। तो अब जैसे कि MOE जनरली एक लिखा हुआ है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, NEP 2020 की फाइंडिंग्स जो बात कर रहा है, emphasizing holistic and skill based education including critical thinking and digital literacy। NEP 2020 में जो MOE का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में अपनी बात रख रहा है, और जिसमें वो होलिस्टिक एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिजिटल लिटरेसी पे फोकस होकर बात कर रहा है। तो बाय देयर यू कैन गेट द इंसाइट, तो यू कैन गो द मेमोरेंडम दैट NEP 2020, और जहाँ से आपको एक इंसाइट मिलेगी। फिर बंसल एंड धमीजा 2021, ये देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे फोकस होके बात किया है इन्होंने। इसी तरीके से CBSE 2020 ने करिकुलम डेवलपमेंट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंट्रोड्यूस द 21st सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक फॉर एक्सपीरियंशियल एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो यहाँ पे जितने भी works we are reviewing that are associated in concept of 21st century skills। मेहता एंड शाह का जो कॉन्सेप्ट है पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पे, फाउंड वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम। तो इस तरीके से हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू को रिपोर्ट करेंगे। Here one thing is required, that if we are developing a table, what is our priority, how we are going to
arrange them. That is, it is very fast developed slide. Something is may problematic, that we should arrange our content by the ascending or descending year wise. So that should be here as 2020, 2020, 2021, 2022, 23, 24, that should be. तो ये हम अरेंज कर लें उस तरीके से तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और वो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे कि जो एक साथ के हैं वो एक उसमें जाएं, आफ्टर दैट हम आगे आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम अब यहाँ बात जो हो रही थी 21st सेंचुरी स्किल्स में, उसी में आप देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी यूज किया गया है, असेसमेंट प्रैक्टिसेस को भी यूज किया गया, डिजिटल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वोकेशनल इमोशनल इंटेलिजेंस को आप देख सकते हैं कि स्टडीड इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल्स। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अलग से लेकर आया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन दिल्ली स्कूल्स। तो ये काम वहाँ पे हुआ और ये एसोसिएटेड विद द योर वेरिएबल्स। अब इंटरनेशनल स्टडीज ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, तो जो 21st सेंचुरी स्किल्स के एसोसिएटेड हैं, इंटरनेशनल स्टडीज हैं, उनको कंसीडर करके यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो लाइक दैट इन द टेबुलर फॉर्म दिस गिव्स अ क्लियर इंसाइट। नाउ it is required why we have reviewed the various studies. Yes, that studies gives us perspective about what is lacking, and that is known as knowledge gap. So despite growing attention on 21st century skills in educational discourse, there are research and implementation gaps, particularly in the Indian context. There is an absence of a comprehensive, context-sensitive theoretical framework tailored to India's socio-cultural realities, while the National Education Policy's MOE 2020 outlines a vision for skill-based education. It lacks a grounded model for operationalizing skills such as collaboration, critical thinking, and creativity within Indian classroom. ये जो बंसल एंड धमीजा का कॉन्सेप्ट है वो नोट डाउन है ऊपर MOE NEP से। Indians traditional assessment system remain exam oriented, focusing primarily on rote learning rather than competency based evaluation. Studies have highlighted that essential skills such as teamwork, problem solving, and innovation are often ignored in current evaluation practices. ये भट्टाचार्य एंड सेनगुप्ता ने कहा। In contrast, global studies have developed robust framework like those by Griffin and Keir to assess collaborative and cognitive competencies. Teacher preparation is another area of concern. Although some initiatives exist, Indian teacher education programs rarely integrate skill-based pedagogical models like TPAC or project-based learning, Raw and Menon. तो ये एक इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट इन अ सीक्वेंसिंग दैट गिव्स अस मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट। OECD, अब उसके बाद जैसे कि एक और साउथ कोरिया का कॉन्सेप्ट था। आफ्टर दैट द डिजिटल डिवाइड फॉर द एक्सेप्ट disparities, a significant portion of Indian students, particularly in rural and marginalized communities, lack access to devices, internet connectivity, and basic digital skills, impeding their ability to engage with ICT-based learning tools. Although ये शर्मा एंड यादव का कॉन्सेप्ट है, अब कनेक्टिविटी हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। Although digital frameworks like the IST standards exist globally, their localized adoption in India remains limited. There is a lack of study enhancing the 21st century learning skills, especially मेहता ने जो रिपोर्ट किया। Therefore, this study aims to enhance 21st century skills that are critical thinking, creativity, communication skill and collaboration in secondary school students. तो इस तरीके के काम नहीं किए गए हैं जिसको हम काम करने का प्रयास करेंगे।
तो वो एक नीड जिसे कहा, अभी पीछे हमने बात भी की कि जो नीड है, व्हाई वी आर मूविंग फॉर दिस स्टडी, तो दैट इज एक्सप्लोरिंग बाय द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो रिव्यू लिटरेचर जो है वो नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करता है, तो उस नॉलेज गैप को एक्सप्लोर करने के लिए हम रिव्यू के ही साथ जाते हैं। तो इसलिए रिव्यू इज मस्ट। और इंडियन एंड अब्रॉड को इसलिए देखा जाता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, बट व्हाट अदर्स आर डूइंग इन अदर कंट्रीज, बिकॉज नॉलेज इज सेम एवरीवेयर एंड दैट नॉलेज में बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग अपनी अलग हो सकती है, बट देयर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज लाइक सेम। तो अगर हमें उस कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से हम इन्फर कर पाते हैं की वेरिएबल्स अबाउट, तो वी कैन फार्मुलेट वेल आर्टिकुलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हम इस तरीके से रिव्यू लिटरेचर में इसीलिए जो इंटरनेशनल स्टडीज़ को भी हम रिफ़र करते हैं, जिससे कि हमारी एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बने, हम उस वेरिएबल्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, उसके कॉन्टेक्चुअल रिफ्लेक्शंस को भी समझ पाएँ, और हम एक बेहतर अपना फ्रेमवर्क बना सकें अपने आगे के लिए। तो इसलिए तो व्हाट टू डू, अब यहाँ जो हमने रिपोर्टिंग अपनी टेबुलेशन फॉर्म में दिखाई है, उसको बस इतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईयर वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लें, तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एंड दैट इज द राइट वे। थिंग्स टू डू मस्ट इन अ लिटरेचर रिव्यू include proper references, cite all sources accurately using a consistent citation style, APA, MLA, provide a full bibliography to support our review, critically analyze the literature, go beyond summarizing, compare, contrast, and evaluate the strengths, weakness, and methodology of studies. हमें केवल ऐसा नहीं है कि ये इसीलिए कहा गया कि रिव्यू जो हमें करना है 2 बार करना है। फर्स्ट में हमें टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करके हमें प्रॉब्लम को फार्मुलेट करना है, और वो प्रॉब्लम को जब फार्मुलेट हो जाएगा तब उसके बाद से हाउ टू प्रोसीड विद दैट प्रॉब्लम, हम उसको ओवरकम, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कैसे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक वो आइडिया नहीं है, और वो आइडिया गेट करने के लिए फिर हमें उस वेरिएबल के साथ, उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल के साथ, या जो उसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट हैं, की कॉन्सेप्ट, उनके साथ फिर पीछे जाना होगा और रिव्यू करना होगा, जिससे कि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके अबाउट द रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, गेटिंग द वेज बाय दैट वी कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, या फार्मुलेट, वी कैन प्रोपाउंड द नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए गो बियॉन्ड समराइजिंग, कंपेयर, कंट्रास्ट एंड इवेल्युएट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड मेथोडोलॉजिकल ऑफ स्टडीज, आइडेंटिफाई ट्रेंड, पैटर्न, कंट्राडिक्शन एंड गैप्स, ये पहले की बात है। फिर मेंटेन रिलेवेंस एंड फोकस, सेलेक्ट लिटरेचर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स। कोशिश ये रहे कि बाद में जब हम करें, सेलेक्ट लिटरेचर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स। Avoid unnecessary information that do not contribute to our study foundations. तो उस और unnecessary, चूंकि हम पर्टिकुलर इंटरेस्ट होके एक पर्टिकुलर एरिया में चले, तो वहाँ से अब टॉपिक जब हमें मिल गया, हमारे रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे दिमाग में हैं, तो अब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की जरूरत नहीं है, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर स्टडी फाउंडेशन। तो देयरफॉर मेंटेन रिलेवेंस एंड फोकस, हमें रिलेवेंस और फोकस को भी दिमाग में रखना है। अब बात करें कि जो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर है उसकी आवश्यकता क्या थी। समरी में हम देख सकते हैं कि पर्पस टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग रिसर्च, आइडेंटिफाई गैप्स एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर न्यू स्टडी। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको समझ लें, आइडेंटिफाई गैप्स, नॉलेज डोमेन को विकसित करने के लिए हम गैप्स आइडेंटिफाई कर लें, जिसको आगे हम मूव ऑन जिस पे करने जा रहे हैं, या जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके आधार मिल जाएं। एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर न्यू स्टडीज़, जो नए स्टडी
के लिए आधार के काम करेंगे। तो इसलिए हमारा रिव्यू हम करते हैं। टाइमिंग, conducted a multiple stages before topic selection, during methodology selection and during data analysis। तो ये इन जगहों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। पहला टॉपिक सिलेक्शन के साथ, मेथडोलॉजी सिलेक्शन के साथ एंड डेटा एनालिसिस में हम उन स्टडीज़ को कोट करते हैं। इम्पोर्टेंस, हेल्प जस्टिफाई द स्टडी, रिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस एंड बिल्ड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स। स्टडी हम क्यों करने जा रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करता है, रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करता है और साथ ही साथ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमें देता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें रास्ता बताता हुआ चलता है कि हाउ टू प्रोसीड, या इस तरीके का रिसर्च है तो ये मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप टूल डेवलप कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आप इस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द आइटम एनालिसिस लाइक दिस। एटीट्यूड स्किल है तो उसका ये इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन आ रहे तो लाइक दिस, इंटरव्यू शेड्यूल के लिए ऐसे। तो दे गिव्स अस पाथ, या दैट स्टडी बिकम्स द टार्च बियरर फॉर अस इन आवर रिसर्चेज। हमारे रिसर्च में वो एक टार्च बियरर के रूप में होते हैं स्टडीज जो प्रीवियस स्टडीज हैं। तो इट गिव्स अस theoretical frameworks, structure, organized thematically or chronologically, yes, synthesizing key findings and highlighting gaps। chronologically हम अरेंज करें, thematic भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अभी दिया गया था कि लाइफ की स्किल्स, फिर उसके बाद से क्रिटिकल डिजिटल पेडागोजी की बात कर सकते थे, या जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को लेकर हम थीमेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइजिंग की फाइंडिंग्स एंड हाईलाइट गैप्स, इनको की फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करते हुए और गैप्स को हाईलाइट करते हुए। चैलेंजेस इंक्लूड्स मैनेजिंग वास्ट सोर्सेज, लेकिन जो चैलेंजेस हैं इंक्लूड मैनेजिंग वास्ट सोर्सेज, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। तो ये थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन वी कैन गो विथ प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, then this will be more helpful for us to design our research and understanding about the existing trends and avoid the repetition of the works. Therefore, we can say review of literature or review of related literature is much more important in the field of research. With the help of review of related literature, we can get the ideas about the formulation of topic, or we can say identify the knowledge gap and how to proceed on that topic. This is only possible with the help of review of related literature, and this is the we can say backbone of the whole work, whole research. And you may think about a recent topic you studied, what were the major themes and contradiction you observed across multiple sources. So this can give you insight to go for the research review. You can choose a topic related to your discipline, search 5-7 scholarly articles, arrange them and present in a tabular form, write a 1-paragraph synthesis showing gaps and connections. So you can go with this task and develop a review concept. By the reading of these references, you can insight and strengthen your concept about the review of research. Thank you to all.